हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और वो चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? तो वो है बच्चों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो आज क्या हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले बच्चों हमें पढ़ना है कि फिनोमिनास क्या होते हैं। अगर हमारी हिंदी भाषा में देखें तो फिनोमिना होती है घटना, मराठी में भी हम कहते हैं उसे घटना। ठीक है, तो ये घटना किसी मैटर के साथ हो जाती है दो तरह से, यानी दुर्घटना होती है दो तरह से। पहली होती है घटना बच्चों जिसको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस, और दूसरी जो घटना होती है उसे हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। अब बच्चों बात आती है कि भैया ये फिजिकल चेंजेस यानी क्या होता है। तो बच्चों हमें पता है मैटर के होते हैं 3 फेजेस। पहला होता है सॉलिड फेज, दूसरा होता है लिक्विड फेज, और तीसरा होता है गैसियस फेज। अगर कोई बच्चों सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है या लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होता है या उसके उल्टा हो जाता है, यानी अगर गैसेस से कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में या लिक्विड से कन्वर्ट होता है गैसेस में या फिर सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है गैसेस में, ऐसा कुछ भी होता है अगर, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसे फिजिकल चेंज। समझ में आया? फिनोमिना होते हैं दो तरह के, पहला होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। अब बात करते हैं बच्चों केमिकल चेंज यानी क्या होता। मान लीजिए मैंने 2 केमिकल्स ले लिए। अब उन 2 केमिकल को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या बनेगा? एक नया केमिकल बन के आएगा। अब इस नया केमिकल की जो प्रॉपर्टीज होगी ये पहले 2 केमिकल से थोड़ी सी अलग हो जाएगी, जिसके कारण हम क्या कहते हैं, ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। राइट, इसका एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने लिया एसिड और उसके अंदर डाल दिया बेस, तो क्या बनेगा बच्चों? तो बनेगा सॉल्ट। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं मिक्स करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? तो मेरे पास बनेगा NaCl प्लस पानी। तो ये क्या हो गई है? तो ये हो गई है बच्चों आपकी केमिकल चेंजेस। समझ में आया? तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट क्या है? मान लीजिए हमने कोई सब्सटेंस ले लिया, उस सब्सटेंस का अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने पानी ले लिया। अब मैं अगर इसका पानी का टेम्परेचर बढ़ाता हूं, क्या होने वाला है? पानी उबलेगा, उबल के क्या हो जाएगी? उसकी भाप बन जाएगी। अब यहां पर क्या हो गया? लिक्विड स्टेट से वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इस टेम्परेचर को कम कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? धीरे 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 वो भाप ठंडी हो जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी आपके लिक्विड में। उसी तरह से अगर मैं उस लिक्विड का टेम्परेचर कम कर देता हूं, वो कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड के अंदर, और सॉलिड का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड के अंदर। उसी तरह से अगर बच्चों मैं किसी चीज का अगर प्रेशर बढ़ा देता हूं तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? तो प्रेशर बढ़ाने से होगा ये कि उसका जो टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और एक फेज से दूसरे फेज में वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी। मेरे पास है पानी। मान लीजिए इस पानी का अगर मैं प्रेशर कम कर देता हूं तो क्या होगा? ये पानी कन्वर्ट हो जाएगा बर्फ में। और अगर किसी चीज का मैं अगर प्रेशर बढ़ाता हूं तो वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस में। तो बच्चों हम ऐसा कह सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस टेम्परेचर और प्रेशर चेंज के कारण भी आ सकता है। राइट, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों? ये जो प्रोसेस है ये जनरली रिवर्सिबल होती है। अब रिवर्सिबल होती है मतलब क्या होता है?
तो बर्फ का पानी में कन्वर्शन हो सकता है और पानी का गैसेस में कन्वर्ट हो सकता है, गैसेस का पानी में कन्वर्शन हो सकता है, पानी का आपका सॉलिड में कन्वर्शन हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस जनरली इज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर मान लीजिए मैंने लिया है पानी और इस पानी को मान लीजिए मैंने कन्वर्ट कर दिया बर्फ में या उसे कन्वर्ट कर दिया वेपर में, तो क्या उसका कंपोजिशन बदलने वाला है? क्या वो H2O का H3O या H4O या HO होने वाला है? नहीं ना, तो उसका कंपोजिशन तो बदलने वाला नहीं है। तो जिसके कारण हम कह सकते हैं जैसे ही फेज बदलते हैं तो उसके कंपोजिशन पे कोई असर नहीं पड़ता, उसका कंपोजिशन हमेशा सेम का सेम रहने वाला है। तो ये हो गए बच्चों हमारे 3 पॉइंट। अब इसका एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है, यहां पर आपका एग्जांपल है इसका, इसको देख लीजिए। अब चलते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है बच्चों, तो केमिकल चेंजेस में एंटायर कंपोजिशन ही बदल जाता है। ये है हमारा पहला पॉइंट। मैंने लिया था HCl और उसमें मिलाया NaOH, तो क्या बन गया, Cl ने OH को रिप्लेस कर दिया और क्या बन गया, NaCl बन गया और बन गया हमारा H2O। तो यहां पर क्या हो गया, जो NaOH था तो NaOH में OH की जगह पे आ गया है Cl और हमारे पास क्या बन गया है, NaCl और वाटर ये बन गया है। अब यहां पर क्या हो गया, तो यहां पर एंटायर कंपोजिशन ही बदल गया। अब देखते हैं बच्चों दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, ये जनरली इरिवर्सिबल होती है। यानी एक बार NaCl बन गया तो NaCl और पानी से हम कोई एसिड और बेस फिर से नहीं बना सकते हैं, कुछ भी कर लो नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या हो गई, तो ये हो गई इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी रिटर्न अपनी जगह पे वो नहीं आएगा, गया गया खत्म हो गया, अब ये वापस नहीं आने वाला। अब देखते हैं बच्चों, मैं आपके सामने कुछ डायग्राम दिखाता हूं, आपको बताना है कि ये जो चीजें होने वाली हैं ये फिजिकल चेंजेस है या केमिकल चेंजेस है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी फल का पकना। आपके पीछे में, मेरे पीछे में स्क्रीन दिख रही है आपको, यहां पर बढ़िया से पके हुए फल लग रहे हैं। मुझे बताइए, कच्चा फल जब पक जाता है तो क्या पका फल फिर से कच्चे फल में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं ये जो चेंजेस हैं ये केमिकल चेंजेस है। अब बात करते हैं हमारे दूसरी इसकी, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, यानी दूध से दही बनना। क्या किसी भी प्रकार से हम दही से दूध बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका केमिकल चेंजेस। तीसरी चीज चलते हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी पानी की भाप बनना। क्या भाप से फिर से पानी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, जिसके कारण हम कहेंगे ये है फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, यानी पेट के अंदर खाना पचना। अब पचा हुआ खाना क्या फिर से खाना बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये कैसा है, तो ये है बच्चों केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट चलते हैं, साइज रिडक्शन ऑफ नेफ्थेबॉल एक्सपोज टू एयर, यानी हमने डांबर गोली ली थी, वो डांबर गोली को हवा में रख दिया तो जिसके कारण वो डांबर गोली की क्या बनी, वेपर्स बनी। अगर हम उस डांबर गोली के वेपर्स को कलेक्ट करते हैं तो हम उससे फिर से डांबर गोली बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों फिजिकल चेंज। समझ में आया? अब चलते हैं ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। तो मैंने क्या किया, ग्लास के ऊपर एक मुक्का मारा और जैसे ही मैंने उसके ऊपर मुक्का मारा ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब यहां पर ये ग्लास के अगर टुकड़े भी हो जाता है फिर भी कहलाएगा तो वो ग्लास ही ना, उसका कोई कंपोजिशन तो बदलने वाला नहीं है, उससे फिर से ग्लास बनाया जा सकता है, जिसके कारण हम क्या कहेंगे, ऐसा चेंज कैसा है, तो ऐसा चेंज है बच्चों फिजिकल चेंज। तो बच्चों ये है आपके सामने टेबल,
इस टेबल को देखिए, आपकी किताब के अंदर का है, तो कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है ये आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इसको नोट डाउन करिए अपनी किताब में। बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की ओर। तो आगे का टॉपिक है बच्चों केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे होता है, वर्ड इक्वेशन क्या होता है, ये सब चीजें हमें अभी देखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि वर्ड इक्वेशन क्या होता है। तो यहां पर हमारे सामने एक दिख रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो यहां पर एक स्टेटमेंट दिया है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं वर्ड इक्वेशन में। तो वर्ड इक्वेशन किस तरह से लिखा जाता है बच्चों, तो ये वर्ड इक्वेशन इस तरह से लिखा जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड और वाटर बना रहा है। ये तो जो हमने लिखा इस इक्वेशन में इस तरह से, इसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इसे केमिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पे लिखना है HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे लिखना है NaOH, सोडियम क्लोराइड की जगह पे लिखना है NaCl और वाटर की जगह पे लिखना है H2O। और जैसे ही हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ये क्या बन जाता है बच्चों, तो ये बन जाता है हमारा केमिकल इक्वेशन। आई बात समझ में? चलते हैं इसके कुछ कन्वेंशंस देख लेते हैं कि क्या क्या कन्वेंशंस हमको यूज करने पड़ते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कन्वेंशन क्या है बच्चों, तो यहां पर आपको CuSO4 प्लस Zn दिख रहा है, बीच में दिख रहा है एक एरो, उसके बाद लिखा है ZnSO4 प्लस Cu लिखा है। अब बच्चों लेफ्ट साइड जो है, ये लेफ्ट साइड को हम कहते हैं रिएक्टेंट साइड और राइट साइड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। और बीच में जो एरो दिख रहा है, उस एरो के ऊपर दिख रही है आपको डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बता रही है कि रिएक्शन किस तरफ से किस तरफ जा रही है। यानी CuSO4 और Zn मिलकर बना रहा है ZnSO4 प्लस Cu। ये इसका सीधा सीधा मतलब होता है। ये भी हमारा पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। अब यहां पर मान लो अगर रिएक्टेंट साइड में दो या दो से ज्यादा कंपाउंड है, तो हम उसके बीच में लिख देंगे प्लस साइन। और प्रोडक्ट साइड में अगर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स है, तो उसके बीच में हम लिख देंगे प्लस साइन। तो यहां पर जैसे हमने लिखा CuSO4 और Zn, यहां पर क्या है, दो रिएक्टेंट है हमारे पास। तो दो रिएक्टेंट के बीच में हमने क्या दे दिया, हमने दे दिया प्लस साइन। और यहां पर अगर प्रोडक्ट की साइड आप देखोगे, तो प्रोडक्ट की साइड में हमको क्या दिखता है, ZnSO4 और Cu दिखता है। और अब इनके बीच में हमने क्या दिया है, प्लस साइन। तो ये दो प्रोडक्ट यहां पर बन रहे हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके बाद ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो आइए चलते हैं थर्ड कन्वेंशन की ओर। तो बच्चों थर्ड कन्वेंशन क्या कहता है, मान लीजिए आपने कोई चीज ली है, वो अगर सॉलिड स्टेट में है, या वो अगर लिक्विड स्टेट में है, या वो गैसेस में है, तो उनके सामने हम, अगर वो सॉलिड में है तो उनके सामने हम S लिखेंगे, अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो उसके सामने L लिखेंगे, और अगर वो गैसेस में है तो उसके सामने G लिखेंगे। अगर वो कोई चीज हम पानी के अंदर मिला के डाइल्यूट करके डाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास है नमक, नमक को मैंने घोल दिया पानी के अंदर, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको मैं कहूंगा एक्वियस सॉल्यूशन, यानी पानी के अंदर बना हुआ सॉल्यूशन। तो यहां पर जो एक्यू लिखा है उसका मतलब होता है एक्वा, और एक्वा का मतलब होता है पानी। तो यहां पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है बच्चों CuSO4 के नीचे में लिखा हुआ एक्वा। इसका मतलब क्या होता है, हमने लिया था CuSO4 और उसको घोल दिया पानी के अंदर, जिसके कारण ये क्या बन गया, ये बन गया एक्वियस सॉल्यूशन। अगर लिक्विड में रहती है कोई चीज तो लिक्विड स्टेट, अगर सॉलिड में रहती है सॉलिड स्टेट, अगर गैसेस में रहती है तो गैसेस स्टेट। अब यहां पर आपको रिएक्शन दिख रही है बच्चों, CuSO4 प्लस Zn। अब CuSO4 कैसा है, एक्वियस है,
Zn क्या है, ग्रेन्यूल स्टेट में है इसलिए सॉलिड स्टेट में लिख लिया, और Zn बन रहा है तो वो भी कैसा है, वो भी है एक्वियस सॉल्यूशन बन रहा है। और नीचे क्या बन रहा है, नीचे मिल रहा है आपको CO सॉलिड स्टेट में, यानी जो कॉपर के कण हैं वो नीचे में आपको बैठे हुए मिल जाते हैं। तो ये इस तरह से इक्वेशन लिखी जाती है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। तो चौथा पॉइंट है, ये आपको ट्रायंगल का साइन दिख रहा है बच्चों, ये ट्रायंगल का साइन है हीट का। अगर किसी रिएक्शन में अगर आप करते हो हीट का यूज तो आपको ऐसा ट्रायंगल का साइन देना पड़ता है। जैसे यहां पर हमने लिया CaCO3, अब ये CaCO3 सॉलिड में है इसलिए उसके ब्रैकेट में आ गया सॉलिड। अब क्या कर रहे हैं, अब हम इसको गर्म कर रहे हैं। CaCO3 को हमने क्या किया, गर्म कर दिया। अब ये इसको मैंने गर्म कर दिया तो मुझे क्या मिला, CO मिला। और CO कैसा है, सॉलिड स्टेट में है, और CO2 है तो CO2 कैसा है, गैसेस में है। अब ये दो एरो दिखेंगे आपको कभी कभी बच्चों, एक अपवर्ड एरो रहेगा, एक डाउनवर्ड एरो। अपवर्ड एरो क्या कहता है कि भैया वो गैस बन रही है और वो लिबरेट हो रही है, और डाउनवर्ड एरो क्या बन रहा है कि वो सॉलिड बन रहा है और नीचे में जाके बैठ रहा है। इतना समझ में आ गया। चलते हैं अब पांचों पॉइंट की तरफ। तो बच्चों पांचों पॉइंट क्या कहता है, बच्चों कुछ कुछ रिएक्शन है ना, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ही होती है। जैसे यहां पर ये कंडीशन अप्लाई की है, हमने क्या लिया है, हमने लिया है वेजिटेबल ऑयल और उसके ऊपर छोड़ी है हाइड्रोजन गैस। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया है यहां पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक कैटालिस्ट लिया है जो कि है निकेल का कैटालिस्ट। अब यहां पर क्या बन रहा है, तो यहां पर बन रहा है बच्चों वनस्पति घी। ये वनस्पति घी बनाने की एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है। यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें 60 डिग्री टेम्परेचर लेना पड़ता है और एक निकेल कैटालिस्ट लेना पड़ता है। अब आप बच्चों पूछोगे ये कैटालिस्ट होता क्या है, तो बच्चों कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको रिएक्शन में हम डालते हैं, वो खुद तो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है लेकिन वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कैटलिस्ट। ऐसा पदार्थ जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, खुद पार्ट नहीं लेता रिएक्शन के अंदर, ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। समझ में आ गया। तो यहां पर हमने क्या लिया, तो यहां पर हमने लिया है 60 डिग्री टेम्परेचर और हमने लिया है निकेल कैटलिस्ट। चलते हैं बच्चों लास्ट पॉइंट की तरफ। तो लास्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, बच्चों कुछ रिएक्शन जो होती है वो डाइल्यूट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और कुछ रिएक्शन जो है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होती है। अगर ये स्पेशल रिएक्शन है, स्पेशल इंफॉर्मेशन है, तो वो उसके नीचे हम लिखते हैं कि भैया ये रिएक्शन जो है HNO3 डाइल्यूट फॉर्म में होगी तो ही होगा, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा तो इस तरह के रिएक्शन नहीं होगी, कुछ भलता हो जाएगा। तो ये हम ऐसा बोलते हैं। ये स्पेशल इंफॉर्मेशन हमको वहां पर लिखनी पड़ती है जैसे ये हमने यहां पर लिखी हुई है। तो ये थे बच्चों हमारे कन्वेंशंस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि हमारी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखनी पड़ते हैं हमें बच्चों कुछ स्टेप्स। तो पहले स्टेप क्या है, तो जो भी आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा उससे बना लो आपका इक्वेशन। जैसे यहां पर दिया है सल्फ्यूरिक एसिड को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो हमें क्या मिला, सोडियम सल्फेट और वाटर। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका इक्वेशन लिख लेंगे। एक जनरल इक्वेशन हमने लिख लिया है, हमें नहीं पता कि ये बैलेंस है या नहीं है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको करना है बैलेंस। तो यहां पर बच्चों हमने इसको क्या लिखा है, NaOH प्लस H2SO4 मिलके क्या बना रहा है, Na2SO4 प्लस H2O ये बना रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक टेबल लिख लेंगे और टेबल के अंदर एक साइड में एलिमेंट्स लिख लेंगे, एक साइड में प्रोडक्ट लिख लेंगे और दूसरी साइड में हम क्या करेंगे, तो दूसरी साइड में हम लिखेंगे रिएक्टेंट। तो यहां पर हमने लिख लिए है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। अब हम देखेंगे कि भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोडक्ट में होने चाहिए उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके रिएक्टेंट में होने चाहिए। तो रिएक्टेंट में क्या क्या यूज किया है हम वो लिखेंगे और प्रोडक्ट में हमने क्या क्या कितना कितना यूज किया है वो भी हम लिखेंगे। तो यहां पर हमने लिख लिए है सोडियम। सोडियम का आप देखोगे अगर कि सोडियम के रिएक्टेंट में है एक एटम और प्रोडक्ट में है 2 एटम।
अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो बच्चों ऑक्सीजन के नंबर ऑफ 5 एटम है रिएक्टेंट में और 5 एटम है प्रोडक्ट में, यानी ये तो ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन हमको दिखता है कि भैया 3 एटम है रिएक्टेंट में और 2 एटम है प्रोडक्ट में। देखते हैं सल्फर को, सल्फर तो दोनों जगह एक एक है, मतलब वो सही तरीके से बैलेंस है। अब हमको क्या बैलेंस करना पड़ेगा, तो सबसे पहले बच्चों हमको बैलेंस करना पड़ेगा सोडियम और उसके बाद बैलेंस करना पड़ेगा हाइड्रोजन। तो दोनों को हमको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे सोडियम को। तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा कि सोडियम रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में उसको डबल कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, तो रिएक्टेंट साइड में भी वो 2 बन जाएंगे और प्रोडक्ट साइड में 2 तो ऑलरेडी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो NaH को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ट्वाइस NaOH। तो नीचे में फिर से रिएक्शन लिख देंगे, तो रिएक्शन क्या लिखेंगे, ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4। क्या बन रहा है, Na2SO4 प्लस H2। तो भैया सोडियम तो हमारा बैलेंस हो गया है। अब चलते हैं थोड़ा सा हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन को देख लेते हैं बच्चों। रिएक्टेंट साइड में अब हाइड्रोजन हो गए हैं 4 और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन हो गए हैं 2। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे, तभी वो बैलेंस हो जाएगा। तो आइए चलते हुए उसको बैलेंस करते हैं। तो यहां पर जो बच्चों वाटर है H2O को हम डबल कर देंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड में भी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और प्रोडक्ट साइड में 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये इस तरह से लिख लेंगे हम। अब क्या करता है, अब हम इसको फिर से रीराइट करते हैं हमारे इक्वेशन को। तो इक्वेशन क्या बन गया बच्चों, तो इक्वेशन बन गया ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4। ये तो हो गया है रिएक्टेंट साइड में। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड को। तो प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया है, Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O, ये आ गया है। अब फिर से हम टेबल बनाएंगे हमारा और रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट्स को लिख लेंगे। अब हमको दिख रहा है बच्चों सोडियम भी बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है और सल्फर भी बैलेंस हो गया। ये चारों एलिमेंट बैलेंस हो गए हैं, मतलब जितने एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही एलिमेंट हमारे प्रोडक्ट साइड में है। तो हम कहेंगे बच्चों ये रिएक्शन हमारे पूरी तरह से बैलेंस हो गई है। तो ये रिएक्शन क्या आएगी, तो रिएक्शन आएगी ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4। क्या बन रहा है, Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O, ये सब बन रहा है। तो बच्चों यहीं पर हमारा वीडियो हम खत्म करते हैं। मुझे बताइए कैसा लगा आपको हमारा ये लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।